आज हम बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। जो हमने 7 प्रकार देखे थे, हालांकि केवल नाम ही देखे थे, उनकी आवृत्ति और उनके तरंगदैर्घ्य के संदर्भ में, और साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ गुणधर्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो 7 प्रकार पढ़े थे उसे हम लिख लेते हैं। देखिए, जो सबसे पहला प्रकार था वो क्या था आपका? गामा किरणें थी, सबसे पहला प्रकार। उसके बाद क्या था आपका? एक्सरे थी, जिसे हम एक्स किरणें कहते हैं। उसके बाद आपकी कौन सी किरणें थी? उसके बाद थी आपकी पराबैंगनी किरणें। क्या थी आपकी? पराबैंगनी किरणें। उसके बाद क्या थी आपकी? दृश्य किरणें, या जिसे हम दृश्य तरंगे भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? दृश्य तरंगे भी कहते हैं। और जो दृश्य तरंगे होती है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से रंग से? अर्थात बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, और फिर लाल। बेसिकली ये क्या होता है? क्रम होता है बैजानी हपी नाला, अर्थात बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो दृश्य तरंग इन 7 रंगों से मिलके बनी होती है, और इन 7 रंगों को ही हम बेसिकली क्या कहते हैं? आपका श्वेत प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश। मतलब श्वेत प्रकाश इन 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और 7 रंग किसके अंतर्गत आते हैं? दृश्य तरंग। और दृश्य तरंग किसका प्रकार है? विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकार है। इसलिए बोलते हैं कि जो आपका श्वेत प्रकाश होता है, जो कि आपको देखने मिलता है, सूर्य का जो प्रकाश देखने मिलता है, उसको ही कहते हैं हम श्वेत प्रकाश। तो देखिए, श्वेत प्रकाश दृश्य तरंग का हिस्सा है, और दृश्य तरंग किसका प्रकार है? विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकार है। इसलिए कहा जाता है कि आपका जो श्वेत प्रकाश है वो भी कैसी तरंग है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ओके, अब इसके बाद दृश्य तरंग के बाद कौन सी तरंग आती है आपकी? आपका मैं क्रम लेके चल रहा हूं, हालांकि ऐसा नहीं कि दृश्य तरंग के बाद पहले बोले बाद बोले, बात वही है। अभी मैं बताऊंगा बाद कब बोलना है हमें, और पहले कब बोलना है। देखिए, दृश्य तरंग के पश्चात जो आपकी तरंग हमें देखना है वो है आपकी अवरक्त विकिरणें। अवरक्त विकिरणें कौन सी देखना है? अवरक्त किरणें। उसके बाद देखना है हमें सूक्ष्म तरंगे। क्या देखना है? सूक्ष्म तरंगे देखना है बेसिकली। और उसके बाद देखना है हमें रेडियो तरंगे। कौन सी तरंगे? रेडियो तरंगे। तो बेसिकली आपके जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे उनके 7 प्रकार हो गए: गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य तरंगे, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। अब देखिए, बेसिकली यदि आप क्या करते हैं, रेडियो तरंगे से यहाँ की ओर आते हैं। कहां से? रेडियो तरंगों से गामा किरणों के आते हैं, तो जो आपकी आवृत्ति होती है वो क्या होती है? बेसिकली बढ़ती है। तो जो आपकी आवृत्ति होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन जब हम गामा किरणों से बेसिकली क्या करते हैं, जब हम इन गामा किरणों से वहां की ओर जाते हैं, तो बेसिकली आपकी क्या बढ़ती है? इस बार आपकी तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। क्या बढ़ती है? जो आपकी तरंग दैर्घ्य है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। मतलब कि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम, इससे ज्यादा इसकी, इसके ज्यादा इससे, इसकी ज्यादा इससे, इसकी ज्यादा इससे, इसकी मतलब कि इसकी इससे ज्यादा, और इसकी इससे ज्यादा। सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य होती है। और सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? इसकी, क्योंकि इधर से इधर जाने पे बढ़ रही है। मतलब इसकी सबसे कम, थोड़ी ज्यादा, थोड़ी ज्यादा, थोड़ी ज्यादा, थोड़ी ज्यादा, थोड़ी अधिक ज्यादा, सबसे ज्यादा, इस प्रकार से। तो जब हम इधर से इधर जाते हैं तो आपकी क्या होती है? आवृत्ति का मान बढ़ता है। अब यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, आवृत्ति यदि आपकी बढ़ती है, क्या बढ़ती है? यदि आपकी आवृत्ति बढ़ती है, तो हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से जानते हैं, या प्लांक के सिद्धांत से जानते हैं कि आपकी ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ती है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि आवृत्ति किसके समानुपाती होती है? ऊर्जा के समानुपाती होती है। या विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो ऊर्जा, ये क्या 7 विद्युत चुंबकीय तरंग है, इन 7 विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो ऊर्जा है वो किसके समानुपाती होती है? आवृत्ति के समानुपाती होती है। मतलब कि यदि हम रेडियो तरंगों से गामा किरणों की ओर जा रहे हैं, तब यदि आपकी आवृत्ति बढ़ रही तो क्या बढ़नी चाहिए? ऊर्जा बढ़नी चाहिए। अब क्या बेसिकली ऐसा देखने मिलता है? देखिए, अवश्य मिलता है। देखना, गामा किरणें इतनी खतरनाक किरणें होती है, यदि आपके ऊपर पड़ भी गई तो आप एकदम से नष्ट हो जाओगे, एकदम राख बन जाओगे। तो देखिए, गामा किरणें, इसकी आवृत्ति सबसे अधिक है और ऊर्जा भी क्या है? सबसे अधिक है। तभी तो जैसे सीधे पड़ रही है तो हम क्षण भर में हमारा खल्लासी खत्म। 1 सेकंड से भी कम सेकंड लगेगा, इतनी खतरनाक होती है, इतनी अधिक ऊर्जा होती है। यदि हम बात करें एक्सरे, एक्सरे की जो आवृत्ति होती है वो इससे क्या होती है? कम होती है, लेकिन बाकी सबसे क्या होती है? ज्यादा होती है। इसी कारण एक्सरे में जो ऊर्जा होती है वो इससे तो कम होती है, लेकिन बाकी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए देखना, जब भी जो एक्सरे होती है, डॉक्टर के पास कभी जाना एक्सरे, तो वो आपको एक सलाह देता है। वो सलाह क्या देता है कि आप जिस पार्ट का एक्सरे आपने करा है उसी पार्ट का एक्सरे दोबारा से मत कराइए। क्यों? क्योंकि बेसिकली एक्सरे यदि 1 सेकेंड भी
1 सेकंड से ज्यादा भी या थोड़ी ज्यादा समय तक आपके शरीर के अंदर रहेगी तो आपके उस पार्ट को क्या कर सकती, गला सकती है। तो ज्यादा समय तक ना रहे आपके अंदर एक्सरे, इसलिए कहते हैं कि यदि संभव हो सके तो एक दिन में या उसी पार्ट का एक्सरे बार बार न कराए, जिससे कि उस पार्ट की गलने क्या होती है, संभावना होती है। इसलिए हमें याद रखना, जब भी डॉक्टर एक्सरे लेते तो वो क्या करते बेसिकली कुछ देर के लिए, केवल 1 से 2 सेकंड के लिए आपके जिस पार्ट का एक्सरे निकालना है उस पार्ट पर आपकी एक्सरे भेजते, केवल 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए, और फिर उसे वापस ले लेते और आपको निकाल देते बाहर। ओके, ऐसा करते क्योंकि एक्सरे बहुत खतरनाक होती है, यदि ज्यादा देर तक यदि वो हमारे सर में लगी तो उस पार्ट को वो गला भी सकती है। इसलिए डॉक्टर सलाह भी देते हैं कि एक के बाद एक तुरंत कभी भी एक्सरे नहीं कराना चाहिए। इसकी आवृत्ति ज्यादा है, ऊर्जा भी ज्यादा है। यदि हम बात करें पराबैंगनी किरणें, आप सभी जानते हैं पराबैंगनी विकिरणों के बारे में। पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा कौन करता है, ओजोन परत करती है। पराबैंगनी विकिरण भी खतरनाक होती है, इनसे कैंसर का खतरा होता है। आप सभी ने क्लास 10 में पढ़ा होगा इस पराबैंगनी किरणों से क्या क्या होता है, कौन इससे हमें सुरक्षा करता है, ओजोन परत करती है। हालांकि जो गामा किरणें, एक्सरे और पराबैंगनी किरणें, इन सब की बेसिकली जो आपकी आवृत्ति है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इसकी सबसे अधिक, थोड़ी कम, थोड़ी कम, इसलिए इसकी ऊर्जा सबसे अधिक, इसकी थोड़ी कम, इसकी थोड़ी कम। बेसिकली इन तीनों ही किरणों को हम नहीं देख सकते, न आप एक्सरे को देख सकते हो, न गामा किरणों को, न पराबैंगनी किरणों को देख सकते हो। लेकिन ये जो आपकी दृश्य तरंग है इन्हें आप देख सकते हो और देखते भी हो। किनके रूप में, 7 रंगों के रूप में देखते हो, वही क्या कहलाता है, श्वेत प्रकाश कहलाता है। इसकी आवृत्ति क्या होती है, इन सब की तुलना में कम होती है, जिसका ऊर्जा भी क्या होती है, इनकी बेसिकली कम होती है। ओके, तो इनसे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं अवरक्त विकिरणों की, तो देखिए अवरक्त विकिरण क्या होती है, जब भी आप अपने एसी से क्या, मतलब जब आप भी रिमोट से आप एसी स्टार्ट करते हैं, अपने टीवी के रिमोट से टीवी को स्टार्ट करते हैं तो लाल रंग की लाइट निकलती है। उस लाल रंग की लाइट को यदि आप कैमरे से देखोगे तो आपको अवरक्त विकिरणें दिखेगी। मतलब कि जो आपकी रिमोट में प्रयुक्त होती है वो कौन सी होती है, अवरक्त विकिरणें प्रयुक्त होती है। क्या अवरक्त विकिरणों से हमें कोई खतरा है, बिल्कुल नहीं। हम तो कब से कर रहे हैं, टीवी से, मतलब रिमोट से टीवी स्टार्ट कर रहे हैं, रिमोट से एसी स्टार्ट कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। और बेसिकली अवरक्त विकिरणों की आवृत्ति भी क्या होती है, कम होती है, तो ऊर्जा भी कम होगी, इसलिए हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। बेसिकली इसके बाद क्या आती है आपकी सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे बेसिकली कैसी तरंगे होती है, सूक्ष्म तरंगे ऐसी तरंगे होती है जिससे कि हम कुछ भी गर्म कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमें कुछ गर्म करना है तो हम किस में रखते हैं, माइक्रो ओवन में रखते हैं। और माइक्रो ओवन में, जैसे कि हमें समोसे गर्म करना है, किसी और चीज को गर्म करना है, तो माइक्रो ओवन में रख देते हैं, और जो माइक्रो ओवन है वो उस वस्तु को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो वहां पर किसका उपयोग करता है, माइक्रो तरंगे। और माइक्रो तरंगे को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म तरंगे भी कहा जाता है, क्योंकि माइक्रो का अर्थ क्या होता है, बेसिकली सूक्ष्म होता है। तो देखिए सूक्ष्म तरंगों से क्या कोई नुकसान है, बिल्कुल नहीं है। इसकी आवृत्ति भी कम होती है, देखिए, और तो ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण कोई हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और यदि मैं बात करूं रेडियो तरंगे की, तो देखिए आप जो अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो आप गाना सुनते हैं वो भी क्या रहती है, रेडियो तरंगे। जो आपके आसपास रेडियो चलती है उसके द्वारा जो आपकी तरंगे निकलती है वो भी कौन सी होती है, रेडियो तरंगे। क्या इन तरंगों से हमें अभी तक कुछ हुआ है या आगे कुछ होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला। और देखिए इसकी आवृत्ति भी क्या होती है, सबसे कम होती, तो ऊर्जा भी क्या होगी, बेसिकली इसकी सबसे कम होगी। इसीलिए बेसिकली ये हो गई आपकी 7 तरंगे, और ये हो गई इनकी आवृत्ति और इनकी ये तरंग दैर्ध्य। मतलब कि जब हम रेडियो तरंगों से गामा किरणों की ओर आते हैं तो आवृत्ति का मान बढ़ता है, जिससे कि ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। और हमने प्रैक्टिकली भी ये भी देख भी लिए, मैंने आपको समझा भी दिया। और जब हम गामा किरणों से रेडियो तरंगों की ओर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। मतलब रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और गामा किरणों की सबसे कम होती, जबकि जो आपकी आवृत्ति होती है वो गामा किरणों की सबसे अधिक और रेडियो तरंगों की सबसे कम होती है। अब बेसिकली बात करने है तो मैंने क्रम बता दिया, कौन किसका अधिक है ये बता दिया। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसकी आवृत्ति कितनी होती है, तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, उसी प्रकार से सातों तरंगों की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, आवृत्ति कितनी होती है, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। उस पीडीएफ में आपको प्रत्येक जो आपकी 7 तरंगे इनकी तरंगदैर्ध्य भी लिखी हुई होगी, मिली होगी, और आवृत्ति भी देखने मिलेगी, साथ ही इनका उपयोग भी देखने मिलेगा इन तरंगों का, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ जाता है। ओके, तो ये हो गया आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति और उनकी तरंगदैर्ध्य। अब बेसिकली हम बात करने वाले इनके कुछ गुणधर्मों के बारे में। किसके बारे में, कुछ गुणधर्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला गुणधर्म है विद्युत चुंबकीय तरंगों का कि इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये है यदि कोई माध्यम है भी तो भी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे गति करेगी, और यदि आपका माध्यम ना भी हो
कोई माध्यम हो ना भी हो, माध्यम का मतलब होता है जहां पर या तो वायु हो, जहां पर गैस हो, जहां पर कोई द्रव माध्यम हो, या जहां पर कोई ठोस माध्यम हो। तो बेसिकली माध्यम तीन प्रकार के होते हैं, ठोस या तो द्रव या तो गैस, ये तीन माध्यम होते हैं। यदि ये तीन माध्यम है तो भी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे संचरित होगी, गमन करेगी। और यदि इन तीन माध्यम में से कोई भी माध्यम नहीं है, मतलब क्या है, निर्वात है, तो वहां पर भी क्या करेगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे गति करेगी। यदि मैं इसे समझाना चाहूं तो देखिए, सूर्य से क्या आती है, सूर्य से प्रकाश किरणें कहां पर आती है, पृथ्वी पर आती है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या वायु है, बिल्कुल नहीं। क्या कोई गैस है, बिल्कुल नहीं है। क्या कोई द्रव माध्यम है, बिल्कुल नहीं। क्या कोई ठोस माध्यम, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर तो एक भी वायु भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है। फिर भी जो आपका प्रकाश है वो आपके सूर्य से कहां पर आ रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है। मतलब बेसिकली निर्वात में से भी आपका प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है। और बेसिकली प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग ही तो है। इसलिए कहा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम है तो भी चलेगा, माध्यम नहीं भी है तो भी चलेगा। ओके, मतलब यदि ठोस माध्यम है तो भी चल जाएगा प्रकाश आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगे। द्रव माध्यम है तो भी चल जाएगा, गैसीय माध्यम है तो भी चल जाएगा। और यदि कोई माध्यम नहीं, मतलब निर्वात भी है, तब भी आप का जो प्रकाश है अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे संचरित हो जाएगी। तो पहला पॉइंट होगा कि विद्युत चुंबकीय संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो आपका वेग है, बेसिकली जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है, वो माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। अब बेसिकली अब आप सोचेंगे कि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात माध्यम कोई भी हो या ना भी हो तब ये संचरित होगी। लेकिन इनका जो वेग है वो माध्यम पर निर्भर करता है। वो कैसे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि हम बात करें निर्वात में, यदि हम बात करें किसमें, निर्वात में बात करें, तो निर्वात में जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होगा वो कम, वो अलग होगा। ठोस माध्यम में अलग होगा, गैसीय माध्यम में अलग होगा, और द्रवीय माध्यम में अलग होगा। मतलब कि आपकी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो ठोस में से भी संचरित हो सकती है, गैस में से भी, द्रव में से भी, और निर्वात में से भी संचरित हो सकती है। मतलब कोई माध्यम ना हो तब भी संचरित हो सकती है। लेकिन जो इनका वेग है वो निर्वात में अलग होगा, ठोस में अलग होगा, गैस में अलग होगा, द्रव में अलग होगा। बेसिकली निर्वात में इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब सोचिए कितना अधिक होता है। मतलब कि जब आप एक अपनी पलक झपकोगे तब आपका जो प्रकाश होगा वो 3 लाख किलोमीटर चल चुका होगा बेसिकली। तो देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग कितना अधिक रहता है। यही वही यदि हम बात करें तो गैस में थोड़ा सा कम होता है, वही यदि मैं बात करूं तो द्रव में और थोड़ा सा कम होता है, और सबसे कम कहां पे होता है, ठोस में होता है। तो यदि मैं बात करूं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की, तो इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य से पृथ्वी के बीच में कोई भी माध्यम नहीं आता, वहां पे निर्वात है, तब भी आपका प्रकाश सूर्य से कहां आता है, पृथ्वी पर आता है, मतलब निर्वात में भी आपका प्रकाश चल लेता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं, जैसे ही प्रकाश आपका वायुमंडल में प्रवेश करता है पृथ्वी के, तो वहां पर क्या है, गैस है, वहां से भी प्रकाश आ जाता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं द्रव, पानी में से भी प्रकाश चल जाता है। और यदि मैं बात करूं ठोस, बेसिकली जो आपके गॉगल होते हैं, गॉगल बेसिकली क्या होता है, ठोस होता है, उन ठोसों में से भी प्रकाश क्या कर जाता है, गमन कर जाता है। मतलब कि आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, यदि कोई माध्यम ना हो तो भी संचरित होता है, और यदि कोई माध्यम हो तो, और यदि कोई माध्यम हो तो भी संचरित होता है। लेकिन इसका जो वेग है वो अलग अलग माध्यम पर अलग अलग होता है। निर्वात में सबसे अधिक होता है, फिर गैस में होता है, फिर द्रव में होता है, सबसे कम कहां पे होता है, ठोस में होता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति और बेसिकली तरंग दैर्ध्य के बारे में अध्ययन किया। साथ ही साथ इसके कुछ हमने प्रैक्टिकल उदाहरण देखे, उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म को समझा।